तो फाइनली गाइस धुरंधर मूवी आ चुकी है और यह मूवी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। मूवी की रेटिंग 7.3 है और मूवी बहुत ही बढ़िया है। इस मूवी में हमें 6 चैप्टर दिखाए गए हैं और ये बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं है क्योंकि हर चैप्टर एक दूसरे चैप्टर का सीक्वल है, जिसकी वजह से आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कुछ टेररिस्ट को जो हमारे इंडिया का एक जहाज को हाईजैक कर लेते हैं और इस जहाज के अंदर बहुत सारे पैसेंजर्स थे। हमारे इंडिया से उनसे मुलाकात करने के लिए हमारे पीएम और हमारे मेजर जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो लोग जैसे ही उस जहाज के अंदर एंटर करते हैं तो उसकी बुरी हाल होती है। उसके अंदर पैसेंजर्स के साथ बहुत ही गलत सलूक हुआ था। उन्होंने पैसेंजर्स को मारा था और उन पर बहुत ही खतरनाक तरीके से टॉर्चर किया था, जिसकी वजह से देखते ही मेजर उन सभी से कहते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम बताओ, तुम्हें जो कुछ चाहिए मैं तुम्हें दूंगा और तुम मेरे पैसेंजर्स को छोड़ दोगे। इसके बाद हमें बताया जाता है कि इन आतंकवादी को इन पैसेंजर्स से कुछ नहीं चाहिए, इन्हें चाहिए तो एक बहुत ही बड़ा हेलीकॉप्टर और बहुत सारे पैसे। और उसके साथ ही ये लोग किसी खास तरह की टेक्नोलॉजी भी मांगते हैं जो कि हमारे इंडिया के पास ही होती है। अब ये सब कुछ सुनने के बाद पीएम और हमारे मेजर्स आकर बाकी लोगों से डिस्कस करते हैं। वो लोग उनकी मांग पूरी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आखिर पैसेंजर्स की बात थी। सारे पैसेंजर्स को आज़ाद करने के बाद वो वापस लौट आते हैं और पीएम के साथ मिलकर मेजर अब एक नया प्लान बनाता है और मेजर कहता है कि हमें कुछ तो करना होगा, लेकिन पीएम कहते हैं कि अभी थोड़ा सा इंतजार करो। तभी हमें दिखाया जाता है दूसरा अटैक और हम देखते हैं कुछ टेररिस्ट एक कार के अंदर अपने शरीर में ही बॉम्ब बांधकर सीधा हमारे संसद की ओर घुसते चले जाते हैं। और जैसे ही वो हमारे बेसिस और सांसद के अंदर पहुंचते हैं तो हमें दिखाया जाता है वो सभी अपने आप को ब्लास्ट कर लेते हैं, जिसके बाद बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और यह सब कुछ बहुत ही खतरनाक था। आखिर पीएम परेशान हो जाते हैं क्योंकि अब उनकी सत्ता पर बात आ जाती है। इसलिए वो मेजर को कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें फौरन कुछ एक्शन लेना होगा, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें सब दूंगा, बस तुम इस आतंकवादी इन टेररिस्ट को कंट्रोल में करो ताकि ये दोबारा कोई भी हमला न कर सकें। इसके बाद मेजर तुरंत धुरंधर को कांटेक्ट करते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें एक खास मिशन पर जाना है। तुम्हें बलूचिस्तान जाना होगा और वहां से पाकिस्तान आर्मी में भर्ती होना होगा और उनकी डिटेल्स हमें देनी होगी। उनका हद से आगे बढ़ना हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। अब बारी है उन्हें सबक सिखाने की। तभी हमें दिखाया जाता है धुरंधर को जो पाकिस्तान बलूचिस्तान में इंटर करता है और बलूचिस्तान में वो आते ही एक होटल पर काम करने के लिए मांग करता है। सभी को यह बताता है कि वह बलूचिस्तान का रहने वाला है और उसके भाई और बाकी लोग शहीद हो चुके हैं। अब उसकी बारी है और वह उनके साथ काम करके यहीं पर उनका बनकर रहना चाहता है, लेकिन कोई भी इसे काम नहीं देता। उसके पास सारे सर्टिफिकेट होते हैं जो उसे बलूचिस्तान का नागरिक दिखाने के लिए काफी थे। इसके बाद रात में हमें दिखाया जाता है कुछ खतरनाक लोग आते हैं और उसके साथ हाथापाई कर लेते हैं। वह उन्हें आसानी से मार सकता था लेकिन वह उन्हें नहीं मारता क्योंकि उसे यहाँ पर जगह बनानी थी। अब जब उसे बहुत ही बेरहमी से मारा जाता है तो सुबह हो जाती है। वह रात भर बेहोश पड़ा था। सुबह उठते ही हम देखते हैं होटल वाले उसे पनाह देते हैं और कहते हैं तुम्हें यहाँ पर सारा काम करना होगा। वह उसे चाय बनाना, होटल चलाना, जूस निकालना सब कुछ सिखाते हैं, जिसके बाद वह यहाँ पर अच्छी तरीके से एडजस्ट हो जाता है। आखिरकार एक दिन वह कहता है वहाँ के लोगों से कि मुझे यहाँ के बहुत ही बड़े लोगों से मिलना है क्योंकि मैं यहाँ पर होटल में पूरी जिंदगी नहीं बिताना चाहता, मैं अपने देश पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता हूँ। अब यहाँ से हमें थर्ड चैप्टर को दिखाया जाता है क्योंकि पहले चैप्टर में हमने देखा कि किस तरह से आतंकवादियों ने इंडिया पर अटैक किया था। दूसरे चैप्टर में हमें दिखाया गया किस तरह से एक एजेंट को पाकिस्तान के अंदर भेजा गया। अब तीसरे चैप्टर में यह दिखाया जाएगा कि एक एजेंट पाकिस्तान में किस तरह से सर्वाइव करता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो यहाँ के एक बहुत ही बड़े रहमान नाम के आदमी से कॉन्टेक्ट करना चाहता था, इसलिए वह उसके एक पार्टी में जाता है क्योंकि यहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके 2 बच्चे के ऊपर कुछ लोग अटैक करने वाले हैं। वो रमजान के बहुत ही खतरनाक दुश्मन थे। जैसे ही यह बात धुरंधर को पता चलती है तो वह वहां पर इंतजार कर रहा होता है उन लोगों के आने का। जैसे ही वो लोग आते हैं तो हम देखते हैं कि वह हमारा धुरंधर उनके ऊपर गन से अटैक कर देता है, लेकिन उनके पास बहुत सारे आदमी थे और बहुत ही खतरनाक गन AK-47, जिसकी वजह से वह रमजान के एक आदमी को मार देते हैं। जैसे ही रहमान के एक आदमी मारा जाता है
धुरंधर चिंता में आ जाता है और वह ऊपर निकलकर फौरन अपने गन से उन पर अटैक कर देता है। एक एक करके वह दो टेररिस्ट को घायल कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं वो दो आदमी फौरन वहां से भाग जाते हैं और उनको देखकर बाकी भी उनके दुश्मन वहां से निकल जाते हैं। लेकिन इसके बीच हमें पता चलता है कि रहमान के एक बड़े बेटे को गोली लग गई है, जिसकी वजह से वह उसे फौरन हॉस्पिटल पहुंचाता है। और यहाँ पर एंट्री होती है हमारे राकेश खन्ना यानी कि रहमान की। इन्होंने रहमान का किरदार बहुत ही अच्छी तरीके से प्ले किया है और यह उन पर सूट भी करता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वह धुरंधर से उसका नाम पूछते हैं और कहते हैं तुम्हारा नाम क्या है। वह उन्हें अपना नाम बताता है और कहता है मेरा नाम हमजा अली महजारी है, मैं बलूचिस्तान का रहने वाला हूँ और मेरे भाई शहीद हो चुके हैं, जिसके बाद मैं अकेला बचा और मैं रहने के लिए यहाँ पर आ गया। रहमान उसकी खुददारी से खुश होते हैं और कहते हैं अब तुम हमारे लिए काम करोगे। लेकिन उसकी बीवी आकर उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है तुम अपने एक बेटे को नहीं बचा सके, तुम्हारी शान और शौकत किस काम की है। जिसके बाद उसे बहुत ही बुरा लगता है। अब हमें दिखाया जाता है उसके फ्यूनरल का समय, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसके बेटे को जमीन के अंदर दफन किया जाता है और उसके बेटा जैसे ही सब कुछ नॉर्मल होता है तो सभी नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन यह बात अंदर ही अंदर हम देखते हैं धुरंधर को खा रही थी। हमजा अली महजारी अंदर ही अंदर ककोल रहा था। तभी एक दिन रहमान उसके पास आता है और उससे कहता है कि तुम मुझे कुछ अजीब लगते हो। लेकिन वह कहता है कि मैं अपने लोगों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, आपको यकीन नहीं है तो आजमा कर देख लेना। इसके बाद हमें दिखाया जाता है उसके भाई उजैर को। रहमान के सारे काम को उजैर ही करता था, वह उसके लिए सब कुछ करता था। लोगों का मर्डर, उसके बिजनेस को संभालना, उसके कारखाने को चलाना, सब कुछ यानी कि पूरा काम वही संभालता था। अब हमें दिखाया जाता है वो लोग फुटबॉल खेलकर इंतजार कर रहे होते हैं कि इतनी देर में टीवी पर एक न्यूज़ आती है और उसमें लिख कर आ रहा होता है कि रहमान डर गया, वह अपने दुश्मनों से डर गया। उसके बेटे पर इतने खतरनाक अटैक हुए और उसने पलट कर एक बार भी नहीं किया, अपने दुश्मन से वह डरता है। यह बात न्यूज़ पर बहुत तेजी से फैल रही थी। सभी उसके जितने भी लड़के थे वह उससे कहते हैं कि भाई अभी कोई भी अटैक नहीं करना है, हमें जवाब नहीं देना होगा। अगर हमने जवाब दिया तो हमारी पार्टी पूरी तरीके से गिर जाएगी और हमें कोई भी सत्ता में देखना पसंद नहीं करेगा। लेकिन धुरंधर कहता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर लोगों के मन में यह बैठ गया कि रहमान भाई डर गए तो हमें वोट कभी नहीं देंगे, लोग एक डरपोक को क्यों जिताएंगे। जिसके बाद रहमान अपने एक एक दुश्मन को चुन चुन कर मारने का आदेश दे देता है। अब हमें दिखाया जाता है कि उजैर के सभी आदमी उस अपने रहमान के दुश्मन के खिलाफ उनके एक एक आदमी को मारने के लिए निकल पड़ते हैं और एक एक करके बुरी तरीके से मारते हैं। एक वो लोग बड़े भगोने के अंदर जिंदा ही जलाकर उबाल कर दफन कर देते हैं, एक को सिलेंडर में बांध कर ब्लास्ट कर देते हैं, दूसरे को कार में कुचल कर मारा जाता है। अब हमें दिखाया जाता है उनके दुश्मन को, जो कि अब्दुल था। अब्दुल उनके सामने से एक ऑटो में जा रहा होता है और पीछे से हमजा आता है और एक कार को बहुत तेजी से उस ऑटो में टक्कर मारता है, जिसके बाद ऑटो पलट जाता है और अब्दुल रोड पर पड़ा होता है। तभी वहां पर हम देखते हैं कि रहमान भाई आते हैं और अपने हाथों में एक बड़ा बाट उठाकर अब्दुल का सर इस तरह से फोड़ते हैं कि जैसे वो कोई तरबूज हो। यह पूरी आवाम देखती है और यह आवाम देखकर खुश हो जाती है और कहती है रहमान जिंदाबाद, रहमान जिंदाबाद। यानी कि अब अगला जो भी यहाँ पर चुनाव लड़ेगा वो रहमान भाई के ही सपोर्ट से जीत सकता है। अब हमें दिखाया जाता है बीएपी पार्टी को और इस पार्टी का मेन नेता होता है एक अमीर आदमी जो यमाली का पिता है। यमाली एक बहुत ही अच्छी लड़की होती है लेकिन उसका पिता बिल्कुल भी नहीं। वह रहमान के साथ मिलकर इस पूरी अगाम पर राज करना चाहता था। तभी हमें दिखाया जाता है धुरंधर को और जिसकी नजर पड़ती है यमाली पर। हम देखते हैं शहरा और शहरा की मॉम आपस में झगड़ रहे होते हैं। उनके पिता ऊपर बुलाते हैं और कहते हैं तुम दोनों स्टेज पर आओ, लेकिन उनमें से हम देखते हैं शहरा जाने से इनकार कर देती है। और तभी हमें दिखाया जाता है नेता को। नेता अपनी वाइफ को बुलाता है और दोनों स्टेज पर खड़े होकर घंटों भाषण देते हैं। फिर हमें दर्शाया जाता है नागी को। नागी असल में एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्टर होता है। वह लोगों को यानी कि सत्ता में जिताने के लिए खर्च करता है, यानी कि उसके पास बहुत सारा पैसा है और उसके पास पैसा आता है नकली नोटों का धंधा करके। वह इंडिया के खिलाफ बहुत सारी नकली नोटों का निर्माण करता है और उसे इंडिया में चलाता है, जिसकी वजह से उसके पास बहुत ही ज़्यादा पैसा होता है और उसके पैसे की कोई अथा लिमिट नहीं होती।
उसके पास बहुत सारा पैसा होता है और इसीलिए वह रहमान के साथ मिलकर इस पूरी कमेटी पर राज करना चाहता था। वह कराची का बहुत ही बड़ा बादशाह बनना चाहता था। लेकिन यह सब कुछ रहमान के बिना मिलकर करना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि यहाँ की आवाम रहमान को अपना भगवान मानती है और इसीलिए वह रहमान को पार्टी में खड़ा करना चाहता है। फिर हम देखते हैं हमजा को। हमजा आखिरकार एक पार्टी में आता है जहां पर सरा भी होती है और वह सरा की कार देखकर उसकी कार में कुछ खराबी कर देता है और तभी वहां पर पुलिस को कॉल करके यहाँ पर जबरदस्ती एक रेड पड़वा देता है, जिसके बाद सभी अपनी कार में भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन सरा की कार चल नहीं रही थी, इसलिए वह उसे अपनी बाइक पर बैठाकर यहाँ से निकलने की कोशिश करता है। हम देखते हैं पुलिस वाले उसका पीछा कर रहे थे और वह उनसे बचकर आखिरकार भाग आता है और यह देखकर सरा बहुत खुश होती है। फिर जैसे ही वह उसके घर के नजदीक पहुंचता है तो वह अपनी बाइक में कहता है कि मेरी बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया है और वह सरा के साथ पैदल उसके घर तक जाता है। फिर जैसे ही वह दरवाजे पर खड़ी होती है तो वह कहता है बाय और वह उसे उसका फोन देता है, क्योंकि असल में उसके फोन पहले खो गया था जो कि उसे मिला था और वह उसे वापस करता है। और सरा उसे देखकर बहुत ही खुश होती है और कहती है मैं तुमसे दोबारा जरूर मिलूंगी। फिर हमें दिखाया जाता है इंडिया के खतरनाक एजेंट्स को और हमें पता चलता है कि मेजर उन्हें बता रहा होता है कि हमारे बंदे ने वहां से एक खतरनाक जानकारी भेजी है और वो हमें बताना चाहता है कि हमारे इंडिया में बहुत सारे जाली नोट छप रहे हैं। असल में उनके पास यहाँ की प्रिंट की गई नोट की बहुत सारी मशीनें हैं, जिसकी वजह से वो लोग उस प्लेट की मदद से नकली नोटों का निर्माण कर रहे हैं और उन्हें डायरेक्ट यूपी भेजकर यहाँ से चलाया जा रहा है। लेकिन यह सब कुछ जानने के बाद भी वो एक्शन नहीं ले सकते थे, क्योंकि उनके पास ऐसा करने का कोई भी रास्ता नहीं था, क्योंकि अगर वो डायरेक्ट नकली नोट बंद कर दें तो सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी और सरकार यह करना बिल्कुल भी ठीक नहीं समझेगी। नकली सरकार होने की वजह से और खतरनाक एक्शन न लेने की वजह से ये नकली नोट का धंधा पता होने के बाद भी लगातार इंडिया में चल रहा था, जिसकी वजह से हमें यह पता चलता है कि हमारी इंडियन सरकार उस समय कितनी कमजोर थी। फिर हमें दिखाया जाता है एक नेक्स्ट चैप्टर को और हमें दर्शाया जाता है एक खतरनाक आदमी को। और जैसे ही हम उसका चेहरा देखते हैं तो हमारे होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सामने संजय दत्त खड़ा था। वो यहाँ का एसपी था और उसे बहुत सालों से रिटायर कर दिया गया है, यानी कि सस्पेंड करके रिटायरमेंट दे दी गई थी और अब उसे जबरन वापस बुलाया जा रहा है। उसके पास एक फरमान भेजा जाता है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है एसपी कुछ टेररिस्ट को पकड़कर खत्म कर रहा था, लेकिन जो भी बुरे लोग होते हैं वह केवल उन्हें ही मारता है, जो अच्छे लोग होते हैं वह उन्हें नहीं मारता। अब हमको दिखाया जाता है धुरंधर को, जो अपने भाई के साथ मिलकर काम कर रहा था, यानी कि उजैर और हमजा दोनों अब सगे भाई जैसे ही काम करते थे। हमें दिखाया जाता है उन्हें एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला होता है और रहमान कहता है इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए तुम दोनों मेरे साथ चलोगे। असल में उसे एक हथियार का बहुत ही बड़ा खरीदार मिल जाता है, जिसकी वजह से उसे और ज्यादा हथियार चाहिए थे जो बिल्कुल रियल हो और असली में काम करते हो। और वो हथियार लेने के लिए वो बलूचिस्तान जाता है और वहां से बहुत सारे हथियार खरीद कर उसका सप्लाई देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एसपी को, जो नेता के सामने बैठा होता है और वह उससे कहता है कि तुमने मुझे वापस क्यों बुलाया, तुमने ही तो मुझे सस्पेंड कराया था। वो कहता है कि मुझे रहमान का खात्मा चाहिए, इसके लिए तुम्हें जो भी पावर चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हें जितने एजेंट चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हें जितने आदमी चाहिए वो सब मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है सारा को, जो धीमे धीमे हमजा के करीब जा रही थी और उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है और हमजा कौन है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है रहमान के घर पर एक शानदार पार्टी होती है और इस पार्टी में सभी एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन तभी एक बूढ़े आदमी ने सरा और हमजा को एक साथ देख लिया होता है, जिसके बाद हमजा और सरा की शादी फिक्स हो जाती है। अब दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है हमारे सीक्रेट एजेंट्स इंडिया को, यानी कि जहाँ पर इंडिया के सीक्रेट एजेंट्स काम कर रहे होते हैं वहाँ उन्हें एक और खास जानकारी मिलती है कि इंडिया पर खतरनाक हमला होने वाला है, जिसके बाद वो अपनी आर्मी अपने पुलिस वाले को अलर्ट कर देते हैं। लेकिन यह बात यहाँ के भी चीफ को पता चल जाती है कि आखिर यह बात यहाँ से लीक हो चुकी है, इसीलिए वो अपने अंदर जितने भी जासूस होते हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करने लगते हैं और आखिरकार वो एक एक करके इंडिया के कई जासूस को पकड़ लेंगे। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है रहमान के बहुत सारे आदमी मारे जाते हैं, क्योंकि उन्हें ब्रिज के चारों तरफ से घेर लिया जाता है। हर तरफ एसपी अपने आदमियों को लेकर आता है और उसकी आदमी किसी भी पुलिस वाले के लिए काम नहीं करते थे, इसीलिए वो रहमान को जान से मारने वाले थे। और यह सब कुछ नेता के कहने पर ही हो रहा था। रहमान कहता है मेरे बीबी बच्चे को छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ चलने के तैयार हूँ। अब एसपी रहमान को लेकर गायब हो जाता है। इधर दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है हमजा को। हमजा बड़े बॉस के साथ मिलकर वहां पर
पर जासूसों की धुलाई देख रहा था। हम देखते हैं कि वह हमजा के ही साथ के काम करते थे। वो सब हमजा के साथ मिलकर ही काम करते थे और हमजा को ही जानकारी देते थे, लेकिन हमजा की वजह से आज बेचारे उन सभी की हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी होती है। लेकिन वो आखिरकार मर जाते हैं, लेकिन अपना मुंह नहीं खोलते कि हमजा उनके साथ मिला हुआ है, इसलिए उसे कोई भी डरने की बात नहीं थी। जैसे ही वो लोग वापस आ रहे थे तो आखिरकार उसे पता चल जाता है कि रहमान भाई गायब हो चुके हैं और उन्हें एसपी ने पकड़ लिया है। वह घर आकर सबसे पहले अपने नौकर को मारता है और कहता है, तूने ये जानकारी कैसे दी कि रहमान भाई कहाँ पर गए हुए हैं? तेरे सिवा किसी को नहीं पता था। यह बात सुनते ही वह नौकर को मारते हैं और नौकर बताता है कि यह सब कुछ करने के लिए उसे नेता ने कहा था। अब नेता के ऊपर बात आ जाती है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है नेता की लड़की सारा ने नेता का एक वीडियो बनाकर आखिरकार उसे भेज दिया था, यानी कि हमजा को। हमजा उस वीडियो को देखता है और नेता के पास भेजता है और कहता है, अगर मैंने यह वीडियो सभी चैनल्स पर चला दी तो तेरी सत्ता एक ही दिन के अंदर खत्म हो जाएगी, क्योंकि लोग रहमान भाई को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं और अगर रहमान नहीं रहा तो तेरी सत्ता भी नहीं रहेगी, तू भी बर्बाद हो जाएगा। ये सुनने के बाद नेता फौरन एसपी को कॉल करता है और कहता है, रहमान को मत मारो। एसपी कॉल कट करता है और कहता है, मैं उसे नहीं जानता, ना मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं रहमान को मार दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं हमजा फौरन नेता को कॉल करता है और कहता है, मुझे उसके ठिकाने का पता दो। वो वहां पर जाकर उसके सभी आदमियों को उल्टा लटका देता है और कहता है, अगर तुमने रहमान को मारा तो तुम्हारा एक एक आदमी बुरी तरीके से मारा जाएगा। क्या तुम यही चाहते हो, एक के बदले हजार? तो यह मुमकिन है, मैं ऐसा ही करूंगा। अब हमें एक और चैप्टर दिखाया जाता है, चैप्टर 7, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि हमजा ने किस तरह से अपने बॉस रहमान की रक्षा की और उसे बचाकर मौत के मुंह से निकाल कर ले आया। रहमान वापस आते ही सबसे पहले कहता है कि एसपी का कुछ तो करना होगा, लेकिन हमजा कहता है कि उसके पीछे नेता का हाथ है। अगर तुम्हें उससे कुछ करना है तो सबसे पहले तुम्हें सत्ता में आना होगा और बुरी तरीके से नेता को उखाड़ फेंकना होगा। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि हमजा ने जो हथियार अपने हाथों से चलाकर उसके कुछ साथियों को दिए होते हैं, बॉस के कुछ साथियों को दिए थे, वो सभी हमारे मुंबई में ताज होटल पर अटैक कर देते हैं और बहुत सारे लोगों को जान से मार देते हैं। यह जानने के बाद हमजा के होश उड़ जाते हैं। वह कहता है, असल में मैं तो इंडिया के लिए ही काम करता हूँ और मैंने अपने हाथों से जो हथियार दिए थे, उसने उस हथियार से हमारे इंडिया पर ही अटैक किया और हमारे इतने लोगों को मार दिया। अब मैं उनमें से एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी उसके साथ जो एक आदमी और काम कर रहा था वो हमजा को समझाता है कि हमें चुप रहना होगा और शांत रहना होगा और सही मौके की तलाश करनी होगी। उसके बाद एक दिन हम अपना बदला ले जरूर लेंगे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वह बहुत ही रात में देर से घर आता है और सरा उसके घर पर उसका वेट कर रही थी, जिसे बहुत ही बुरा लगता है और वह कहती है कि तुम इतनी लेट में क्यों आए, तुम किसके साथ थे, क्या तुम किसी लड़के के साथ थे? तब वह उसे कहता है कि मैं सभी को मार कर इस कराची पर राज करूंगा, क्या तुम मेरा साथ दोगी? सारा कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि रहमान अपनी खुद की एक पार्टी बनाता है और यह पार्टी बहुत ही मजबूत थी, क्योंकि कराची के सभी लोग रहमान को अपना भगवान मानते थे और वह उसे ही वोट करेंगे। नेता की सत्ता गिरती हुई दिखाई पड़ती है और तभी इस मौके की तलाश में बहुत ही दिनों से बैठा हुआ था हमजा नेता को अपने घर बुलाता है और कहता है, मैं और तुम्हारी बेटी साथ रहेंगे, हम दोनों शादी कर ही लेंगे और इसके बाद मैं चाहता हूं कि तुम मेरा साथ दो, क्योंकि अगर हम दोनों साथ रहेंगे तो हम पूरी सत्ता को हिला कर रख देंगे। मैं यहाँ का राजा बनूंगा और तुम मेरा साथ दोगे और मैं सभी को मार दूंगा। जिसके बाद नेता खुश हो जाता है और कहता है, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, मैं जानता था तुम मेरी बेटी के लिए कुछ भी करोगे, उसे रानी बना कर रखोगे। अब हमें दिखाया जाता है हमजा को, जो अपने खास ऑफिसरों को बुलाता है जो अपने साथ काम करते थे। वह अपने सभी दोस्तों को बुलाता है और कहता है, एक आखिरी काम करना है जो कि बहुत ही खतरनाक होगा। सबसे पहले वह सरा से शादी करता है और अपने साथ काम कर रहे सीक्रेट एजेंट को कॉल करता है। अब हमें दिखाया जाता है कि आखिरी चैप्टर यानी कि फाइनल चैप्टर, और इस चैप्टर के बाद इस मूवी का एंड होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमजा उस आदमी से जाकर कांटेक्ट करता है जिससे रहमान मजबूत हथियार खरीदता था। वह उन सभी हथियार की एक बहुत ही बड़ी डील करता है और कहता है, 9 अगस्त को तुम इन हथियारों के साथ एक बड़ा ट्रक हमारे पास भेजोगे। दूसरी ओर वह हम देखते हैं कि वो लोग एक बहुत ही बड़े पुल का निर्माण करते हैं और उसका उद्घाटन करने के बाद
वापस आ रहे होते हैं और जैसे ही डैम का उद्घाटन का काम खत्म होता है तो वह रहमान को कार में बैठा कर वापस आ रहा था। बीच में वह उजैर को कॉल करता है और कहता है तुम जाकर हथियारों की डिलीवरी को संभालो, क्योंकि आज 9 अगस्त है और बहुत सारे हथियार हमारे पास आने वाले हैं। वह हम देखते हैं रहमान को लेकर सीक्रेट तौर पर दूसरे रास्ते से जाने लगता है, जंगल के रास्ते से, जहां पर रास्ते में एसपी बैठकर उन सभी का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसने एसपी को यह कहा था कि मैं तुम्हारे पास रहमान को लेकर आऊंगा और तुम रहमान को मार देना और उसके बाद मैं उसकी बॉडी को हॉस्पिटल में एडमिट करा दूंगा, जिसके बाद सभी को लगेगा कि आखिर रहमान अपने आप मरा है, उसे किसी ने मारा नहीं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है ऐसा ही होता है, वह सभी को लेकर एसपी के सामने पहुंच जाता है और एसपी अपने आदमियों के साथ मिलकर रहमान के ऊपर अटैक कर देता है। रहमान के कई आदमी मारे जाते हैं और आखिरकार रहमान भी खत्म हो जाता है, लेकिन उसकी सांसें अभी भी अटकी हुई थी। वह उसे गोद में उठाता है और एक ऑटो पकड़कर फौरन हॉस्पिटल की ओर जाने के लिए कहता है। वह उसे लेकर हॉस्पिटल की ओर रवाना हो जाता है और दूसरी ओर उजैर को बिल्कुल भी इस बारे में पता नहीं होता। वह हथियारों की डिलीवरी लेने में बिजी होता है। वह इतना ज्यादा मासूम हो जाता है कि उसे अपने होश का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन फाइट के दौरान हमें दिखाया जाता है कि एसपी के कई सारे आदमी मारे गए थे, जिसके बाद एसपी पागल हो गया था और वह अब हमजा को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन हमजा उसे बेहोश कर देता है और उसे रास्ते में ही ऐसे छोड़ देता है। उसके बाद वह हॉस्पिटल पहुंचता है और रहमान को जैसे ही एडमिट कराता है, हम देखते हैं उसकी डेथ हो जाती है। सभी को लग रहा था कि हमजा ने उसे बचाने की कोशिश की। तभी वहां पर उजैर आता है और वह हमजा को देखते ही उसे गले लगा लेता है, क्योंकि अभी भी उसे हमजा की सच्चाई नहीं पता थी। हमजा के मन में जो प्लान था वह उसे नहीं पता था। इसके बाद जैसे ही रहमान मारा जाता है तो पूरी आगाम इसका नाम लेती है, कहती है हमजा हमारा नया राजा होगा हमजा, क्योंकि हमजा का चेहरा रहमान के साथ रह रहकर इतना ऊंचा हो चुका था कि वह अब सत्ता में आने के काफी करीब हो चुका होता है। और यह बात वह इंडिया की आर्मी के मेजर को बताता है। मेजर काफी खुश हो जाते हैं और तभी एक लास्ट हमला हमें दिखाया जाता है जो अमेरिका में हुआ था, और उस अमेरिका के हमले को इंडियन एजेंट हमजा ने ही कराया था, ताकि अमेरिका पर जब हमला होगा तो अमेरिका के जो वहाँ के सभी लोग बैठे हुए हैं वो इंडिया के और इस टेररिस्ट ग्रुप के खिलाफ जाएंगे और इंडिया का साथ देंगे।